चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ कवर हो गया और आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए हमारा एक प्लान ये है कि इसी इकोनॉमी के साथ साथ में, किसके साथ साथ में, इकोनॉमी के साथ साथ में क्या शुरू कर देंगे, कल्चर। कल्चर कट नहीं, कल्चर। सर ये एल होना चाहिए, अच्छा एल है। कल्चर शुरू करेंगे, ठीक है। और पैरेलल चलता रहेगा, दोनों प्लेलिस्ट चलती रहेगी और उम्मीद है कि जल्दी जल्दी सब कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद IR साइंस टीचर से आता जाएगा, धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। रिवीजन के लिए, रिवीजन तो देखिए डिटेल में पढ़ेंगे तभी रिवीजन में जाएगा। नहीं सर हमको एक ही वीडियो बता दीजिए रिवीजन, हम जल्दी जल्दी से पढ़ना चाहते हैं। मतलब कि एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम है आपका 25 मई। कब है, 25 मई है ना। सर हमको थोड़ा जल्दी पढ़ाइए, हम सोच रहे हैं ना, क्या सोच रहे हैं, हम जब फरवरी में सब पढ़ लें, FEB सब फरवरी में सब पढ़ लें। लेकिन इतना दिमाग नहीं काम करेगा कि जो चल रहा है चलने दीजिए, जो बाकी अपने जो टाइम मिल रहा है उसको अपने से पढ़ते जाएं। पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है। खैर जल्दी चलने वाले के साथ बहुत UPSC दुर्दशा कर देती है। ये बात कुछ लोग तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे समझ आएगा, धीरे 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 धीरे। खैर हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या टॉपिक, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता। दिवाला, तो दिवाला क्या है, दिलवाला होना चाहिए, दिवाला होना चाहिए। सर लग रहा है मिस प्रिंटिंग मिस है। ऐसा नहीं है, समझिएगा आराम से, इस पूरा आर्टिकल समझिएगा, मज़ा आएगा, है ना। 2016 की बात है, 2016 का मतलब ये संहिता है। सुर्खियों में क्यों था भाई, सुर्खियों में सर वैसे ही आ गया होगा, कोई दिवालिया हो गया तो इसलिए आ गया होगा, ऐसा नहीं होता। इकोनॉमी है, हर एक पॉइंट, हर एक टर्म्स का अपना एक महत्व है। शब्दों को पढ़ने का प्रयास करिए। हाल ही में हुआ क्या, भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI, बहुत इंपॉर्टेंट है, IBBI ने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स IP को समाधान पेशेवर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका मतलब क्या है, अब इससे रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये पहले क्या था ये भी पता होनी चाहिए, क्या इससे रिलेटेड कुछ और मुद्दे थे ये भी पता होनी चाहिए। क्यों, IAS बनने जा रहे हैं। सर हम तो सोच रहे हैं कि वैसे टाइम पास कर लेते, जाकर के तुक्का मार के चले जाते, तो बात ठीक है, फिर आराम से तुक्का मारिएगा। अब सवाल ये है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC 2016 क्या है ना। IBC 2016 क्या है, परिचय, इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। यह भारत दिवाला समाधान कानून है। दिवाला समझ रहे हैं ना, अभी धीरे समझ आ जाएगा। दिवाला समाधान कानून है, दिवाला जो होता है उसका समाधान है। इस संहिता में दिवाला, इंसॉल्वेंसी और शोधन अक्षमता, बैंक्रप्सी है ना, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के पहले से मौजूद फ्रेमवर्क को एक कानून में समेकित किया गया। मतलब पहले जो थे उसको एक कानून क्या कर दिया गया, समेकित कर दिया गया। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा बात करते हैं किसमें, दिवाला और इंसॉल्वेंसी। दिवाला मतलब उसी इंग्लिश है, इंसॉल्वेंसी इसमें क्या है, उस वित्तीय स्थिति को कहते हैं। मतलब दिवाला एक वित्तीय स्थिति है। क्या है वो वित्तीय स्थिति क्या है, जब कोई व्यक्ति या फर्म निर्धारित समय पर, जब कोई व्यक्ति हो या फर्म हो निर्धारित समय पर, मतलब जो समय निश्चित कर दिया गया है, निर्धारित समय पर बकाया ऋण का भुगतान करने में अक्षम हो जाता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है, कोई फर्म है, उसको जो है कोई बकाया ऋण भुगतान करना है, लेकिन वो निर्धारित समय में भुगतान नहीं कर पा रहा है। क्लियर बात। या उसकी ऋण देनदारियां उसकी संपत्ति से अधिक हो जाती हैं। उसकी देनदारियां क्या कह रहा है, उसकी देनदारियां उसकी संपत्ति से अधिक हो जाती है। मतलब क्या, मतलब मान लीजिए उसके पास 100 रुपये है और उसको ऋण, उसको जो है भुगतान कितना करना है, 150 रुपये। अब ये ज़्यादा हो गया, अब कहाँ से देगा, तो फिर क्या हो गया, दिवाला हो गया। दिलवाला नहीं, दिवाला हो गया। रटे रहिए, अब इतना सिंपल से याद भी नहीं रहेगा। उम्मीद है कि बात क्लियर हो कि दिवाला क्या है। अब बात करते हैं किस पे, शोधन अक्षमता या बैंक्रप्सी। इसमें क्या होता है, शोधन अक्षमता या बैंक्रप्सी। यह एक देखिए, शोधन अक्षमता या बैंक्रप्सी कानूनी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है।
जो इंसॉल्वेंसी के बाद शुरू होती है। मतलब जब ये बात पता चल जाती है कि अब जो है वो पैसा देने में या भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तब उसके बाद क्या शुरू होती है? बैंकरप्सी शुरू होती है ना। मतलब क्या है? बैंकरप्सी कब शुरू होती है? इंसॉल्वेंसी के बाद शुरू होती है। इसमें क्या होता है सुनिएगा। शोधन अक्षमता प्रक्रिया के तहत अदालत या अधिकरण, इस पे कौन आ रहा है? ये मैंने आपको पहले बता दिया क्या है, कानूनी प्रक्रिया है। मतलब कि इसके तहत क्या हुआ, अदालत या अधिकरण ट्रिब्यूनल घोषित करता है कि कोई व्यक्ति या फर्म कानूनी रूप से अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है। कौन घोषित करता है? ये घोषित करता है अदालत या अधिकरण। अधिकरण इस बात को मतलब घोषित कर देता है कि अब ये व्यक्ति या ये फर्म कानूनी रूप से अब अपना ऋण भुगतान नहीं कर पाएंगे। ये बात रही किसकी? ये बात रही पूरी एक मीनिंग समझने की कि हाँ ये जो है इंसॉल्वेंसी क्या है, बैंकरप्सी क्या है, ये मीनिंग इसका पहले मेन चीज़ की मीनिंग। अब उसके बाद कहता है उद्देश्य क्या है इसका। देखते हैं इसमें कि इसका उद्देश्य क्या है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे व्यवसायों के लिए, जो लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं के लिए समयबद्ध समाधान प्रक्रिया को बढ़ावा देना। मतलब समय से ताकि जो है समस्याएं सॉल्व हो जाएं, इसको बढ़ावा देना। दूसरा क्या है? ऋणदाताओं के लिए, मतलब जो ऋण देते हैं, ऋणदाताओं के लिए अधिकतम ऋण की वसूली करना। मतलब जो ऋण देने वाले हैं वो अगर ऋण दिए हैं तो ताकि उनको लगभग सभी पैसे वापस मिल जाएं। ऐसा ना हो कि मिल ही नहीं रहे हैं, दे दिए ऋण उसको खत्म हो गया, गायब हो गया, ये चीज। उसके बाद तक वित्तीय संकट का सामना कर रही कंपनियों के लिए, वित्तीय संकट का सामना कर रही कंपनियों के लिए व्यवसाय से निकलने हेतु एक तंत्र प्रदान करना। ठीक है, ये रहा इसके कुछ उद्देश्य। अब क्या है? आईबीसी के स्तंभ, आईबीसी संहिता के स्तंभ, ये क्या है? आईबीसी के सर स्तंभ मतलब क्या था सर? हमने तो खंबा पढ़ा था। स्तंभ मतलब खंबा होता तो खंबा ही है भाई, पिलर। ये क्या है? स्तंभ। अच्छा, खंबा वो वाला नहीं है, मतलब ये जो बोतल वाला खंबा ये अलग चीज़ है। एक बार ऐसा क्या कि मैं किसी के पास गया, मतलब मार्केट में, तो मैं बोला भाई क्वार्टर दे दो। अब वो एक मतलब वो था, मतलब कुछ खाने का था, तो क्या मैं बोला एक क्वार्टर दे दो, तो कह रहा भाई यहाँ पे क्वार्टर नहीं मिलता। तो ये होता क्या ना, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा है ना। चलिए अब आईबीसी के स्तंभ के बारे में जरा देखते हैं। स्तंभ क्या क्या है इसके। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, आईपी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईपी। देखिए क्या है आईपी, क्या है? स्तंभ है, ध्यान रखिएगा। सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करने हेतु, क्या कह रहे हैं फिर से, सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान का दिवाला समाधान करेंगे। ये कौन? आईपी। एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स नियुक्त किया जाता है। वो क्या करते हैं? वो दिवाला समाधान, व्यवसाय को बंद करने या उसके निकलने, परिसमापन, लिक्विडेशन एवं शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं। अब इतना समझना कि आईपी कौन है। आईपी एड्रेस नहीं है ना। आईपी कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। एक चीज ये हो गया। उसके बाद कहता है कि CIRP, कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया। ये क्या है? कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या CIRP से निकलने की प्रक्रिया या परिसमापन प्रक्रिया को मुख्य तौर पर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की मदद से पूरा किया जाता है, आईपी की मदद से। ठीक है, आईपी की बात समझ में आ रही है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को दिवाला समाधान पेशेवर एजेंसी और IPAs के माध्यम से विनियमित किया जाता है। किसके माध्यम से? दिवाला समाधान पेशेवर एजेंसी। बस आईपी में एजेंसी लगा दी, हो गया एजेंसी, हो बस। सर ऐसे याद कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसे से कर देंगे, ऐसे से नहीं करना, अच्छे से पढ़ना भी है। ठीक है, अब क्या शुरू? अच्छा, उसी में और भी है, काफ़ी कुछ है क्या? बड़ा आर्टिकल है, कोई नहीं, आराम से चलेंगे, झन्नाटेदार। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, IUs क्या है इसमें? ये दिवाला समाधान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, किसके लिए? दिवाला समाधान प्रक्रिया को, जो दिवाला होता है उसके समाधान की प्रक्रिया को क्या करना है? सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनियों की वित्तीय जानकारी एकत्रित, प्रमाणित और प्रसारित करती है। एकत्रित, प्रमाणित और प्रसारित करती है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है न्याय निर्णयन प्राधिकरण, AA।
ए क्या है सर? आ है ये, ए नहीं है। हिंदी लिखा सर, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ए बोल रहे हैं, नहीं आ है, नहीं ए। ठीक है, क्या इसमें? राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि NCLT और ऋण वसूली अधिकरण, मतलब राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण, ये दो चीज याद रखिएगा। अब सवाल ये है कि इसके बारे में कुछ बता दीजिए। इसके बारे में बिल्कुल लिखा हुआ है, आराम से सुनते जाइए बस खाली। क्या है इसमें कि NCLT है कारपोरेट कर्जदारों, जो कारपोरेट कर्जदार होते हैं, कारपोरेट कर्जदारों और उनके व्यक्तिगत गारंटरों सहित कारपोरेट व्यक्तियों के CIRP तथा परिसमापन के लिए क्या है? अधिकरण है। एक चीज़ क्लियर। अब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि IBC के अनुसार, IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, समझा गया ना कोड? तो ये क्या है, कह रहे हैं IBC के अनुसार CIRP को 180 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। अब आ जाए पेपर में, नहीं करें या ना करें इनकी मर्जी है, इनके विवेक अधिकार पर डिपेंड कर। अरे भैया, इनकी मर्जी थोड़े चलेगी, हर जगह मर्जी चलेगी, कैसे काम चलेगा? मर्जी से नहीं चलती मेरे भाई इकोनॉमी। कैसे? CIRP को 180 दिनों के भीतर पूरा करना क्या है? अनिवार्य है। कभी कभी ना कुछ लोग तुक्का मार करते हैं, अनिवार्य है तो काट दो, ऐसा हो नहीं सकता, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, खत्म हो जाएगा फिर मामला। एक बात ये होगी, कुछ मामलों में इसे बढ़ाकर 330 दिन किया जा सकता है। देख रहे ना, यहाँ तक स्टेटमेंट तो सही था, अब यहाँ पर क्या आ गया? गलत, एक्सट्रीम नहीं आएगा, मतलब कहीं पर जो है 330 दिन भी किया जा सकता है। यही आधी अधूरी जानकारी देख लीजिए। ठीक है, तो 330 दिन याद रखिए, 180 दिन। अब क्या था? DRT। ये क्या है? DRT। अब DRT हम पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे भाग के? पीछे पीछे हम आएंगे, पढ़ाएंगे, जबरदस्ती पढ़ाएंगे, जबरदस्ती पढ़ाएंगे। अब क्या है इसमें? DRT ऋण वसूली अधिकरण, चाहिए ऋण वसूलने काम करेगा अधिकरण। हाँ बिल्कुल, यह व्यक्तिगत या साझेदारी से संबंधित, एक व्यक्तिगत जो पर्सनल हो जाए, या साझेदारी मतलब कई लोग साझेदारी हो, ठीक है, यह व्यक्तिगत और साझेदारी संबंधित दिवाला और शोधन अक्षमता समाधान के लिए अधिकरण है। किसके लिए? दिवाला और शोधन अक्षमता समाधान के लिए। कौन है? ऋण वसूली अधिकारी, जिसको क्या बोलते हैं हम? DRT बोलते हैं। एक बात ये भी क्लियर हो गई। अब ये भी यहाँ देखिएगा, DRT के लिए 180 दिनों के भीतर ऋण वसूली समाधान पूरा करना अनिवार्य है। किसके लिए? DRT के लिए। लेकिन जो आपका ये था CIRP तो आप चलिए कुछ दिन के लिए 180 रख लीजिए दिन, कुछ जगहों पर 330 दिन भी रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ रहा है, केवल 180 दिन है। ठीक, अब आता है क्या? अपीली अधिकरण। अपीली अधिकरण में क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। अपीली अधिकरण में NCLAT, NCLAT राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली अधिकरण, इसमें क्या है? यह NCLT और IBBI, अच्छा IBBI मतलब क्या? मैं BBI ये क्या सर, ऐसे कैसे, कौन मजाक करता है? देखिए क्या होता है कि एनक्लेट के बारे में है ना, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली अधिकरण एनक्लेट, यह NCLT और IBBI द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करता है। किस किस खिलाफ? IBBI के द्वारा। ठीक है, दोनों याद रखिए, NCLT और IBBI। कौन सुनता है? एनक्लेट सुनता है। ठीक, याद रखिएगा, भूलना नहीं चाहिए। अगर भूल गया तो समझ लीजिए फिर ऐसे फिर भूलते जाएगा। जो शुरू से पढ़े भूलते आराम से भूलते जाएंगे, ऐसा नहीं करने देना है। ठीक है, एनक्लेट के निर्णयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ऐसा नहीं कि एनक्लेट ने जो कह दिया तो कह दिया, तो कह कैसे, मुझे नहीं आता, शायरी वगैरह नहीं आता। आता क्या है अब? ऋण वसूली अपीली अधिकरण DRAT, डी रैट सर, ड्राट है कि डी रैट? आप रैट कहना चाह रहे हैं, लग रहा है ऐसा, याद रखिए डी रैट है ना, ड्राट जो भी समझ लीजिए। ऋण वसूली अपीली अधिकरण, कौन अधिकरण? अपील करने वाले। ठीक है, क्या है इसमें? यह ऋण वसूली अधिकरण DRT के निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई करता है। DRT के निर्णयों के खिलाफ, क्लियर बात? डीरैट के निर्णयों के खिलाफ 45 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। कितने दिनों के भीतर? 45 दिनों के भीतर। 45 कितना महीना हुआ? 1.5 महीना हुआ। महीना लिख देना चाहिए, नहीं
45 दिन लिखेंगे, महीने क्यों लिखेंगे? ये तो बात रही, ठीक है। अब क्या शुरू होता है? अब शुरू होता है IBBI, जो भी चर्चा IBBI क्या है ये? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया का है सर, बिल्कुल, ये दिल्ली लिखा हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन नहीं, दिल्ली है। भाई दिल्ली रहेगा। अब सवाल है IBBI के बारे में, इसके बाद बताइए क्या हाल चाल है। IBB बोलो क्या हाल चाल है, पता नहीं कुछ IBB के बारे में। देखिए क्या है, यह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। लिख दिया क्वेश्चन में, संवैधानिक है, खुश हो रहे हैं, संवैधानिक है, सही होगा, गलत हो गया, ठीक है। कैसा है? वैधानिक है। किस मंत्रालय के अंदर थी ये है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंदर, ये भी क्लियर थी। एक तो ये हो गया कि वैधानिक निकाय है, दूसरा क्या हो गया? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंदर थी, एक तो ये हो गया। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? कार्य देखिए, यह इंसॉल्वेंसी कार्यप्रणाली में, किसमें? इंसॉल्वेंसी, यह इंसॉल्वेंसी कार्यप्रणाली में सेवा प्रदाताओं पर विनियामकीय निरीक्षण का कार्य करता है। मतलब विनियामक है ना, ये जी ध्यान रखिएगा। इसके पास कॉरपोरेट संस्था और व्यक्तियों की दिवाला और समाधान प्रक्रियाओं के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। किसकी होती है? विनियामक फ्रेमवर्क प्रदान करने की क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। गवर्निंग बॉडी, सर बॉडी है, बोर्ड है, अरे बॉडी बोल रहे हैं, क्या बात है, बोर्ड है। इसमें क्या है? गवर्निंग बोर्ड में IBBI का काम काज केंद्र सरकार द्वारा गठित एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा संचालित होता है। किस द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। IBBI ध्यान रखिएगा पॉइंट, राष्ट्रपति नहीं, कौन गठित करेगा? केंद्र सरकार गठित करेगी, संसद नहीं, ध्यान रखिएगा। इस बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे। इस बोर्ड में सर हमारा तो नाम कहीं हो जाता, मजा आ जाता, लेकिन तो आपका नाम कहीं है नहीं। देखिए क्या है इसमें, क्या है? अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य कौन होंगे? केंद्र सरकार के अधिकारियों में से जो संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष पद से कमतर रैंक के नहीं हो, ठीक है ना। किसके? संयुक्त सचिव से कम पद वाले नहीं होना चाहिए, मतलब रैंक जो हो उनसे कम नहीं होना चाहिए, उनके बराबर ही होनी चाहिए। एक सदस्य RBI द्वारा नामित होते हैं, एक सदस्य द्वारा नामित होते हैं, RBI द्वारा नामित होते हैं, ठीक है। 5 अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित, जिनमें से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। कितने हो गए? 1 3 4, मतलब 5 5 10 लोग हो गए मिलकर के, 10 लोग मिलकर सब काम करेंगे, ठीक है। चलिए एक पॉइंट ये, एक चीज और इसमें दिया हुआ है, क्या? PPIRP। अच्छा, CIRP की जगह पर PPIRP हो जाएगा। देखिए क्या है PPIRP, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। क्या है? प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, PPIRP। इसमें क्या है? इसे दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रिया संहिता 2016 में वर्ष 2021 में किए गए संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। किसके माध्यम से? 2021 में किए गए संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। यह कारपोरेट MSME के वित्तीय तनाव के समाधान का प्रावधान करता है। किसके? यह कॉरपोरेट MSME के वित्तीय तनाव के समाधान का प्रावधान करता है। एक चीज ये, अच्छा 3-4 ही पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट और क्या है इसमें कि इसे कर्जदार द्वारा ध्यान रखिए, कर्जदार, किसकी बात हो रही है? कर्जदार, इसको जो है क्या है? कर्जदार द्वारा स्वेच्छा से शुरू किया जाता है, एक चीज हो गई। इस प्रक्रिया का उपयोग न्यूनतम 10 लाख रुपए के डिफॉल्ट के मामले में ही किया जा सकता है। किसके? न्यूनतम 10 लाख रुपए का डिफॉल्ट होना चाहिए, न्यूनतम 10 लाख रुपए का डिफॉल्ट, ये चीज है। अच्छा PPIRP के बारे में 2 पॉइंट और ध्यान दीजिए। PPIRP क्या है? एक हाइब्रिड प्रक्रिया है ये। PPIRP क्या है? एक हाइब्रिड प्रक्रिया। इसमें क्या है कि जहां पूर्व प्रक्रिया चरण काफी हद तक अनौपचारिक होता है, काफी हद तक कैसा होता है? अनौपचारिक होता है, और पश्च प्रक्रिया चरण औपचारिक होता है। मतलब पूर्व प्रक्रिया चरण कैसा होता है? अनौपचारिक होता है, और पश्च प्रक्रिया चरण कैसा होता है? औपचारिक होता है। PPIRP को 120 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है। कितना? 120 दिन। 120 दिन मतलब कि कितना हो जाएगा? कितना टाइम हो जाएगा? 30 3 चौक 12, कितना हो जाएगा? 4 महीना। ये सर कौन सा टाइम होता है? 6 महीना होता है, समझ आता, 3 महीना समझ आता, 1 महीना समझ आता, ये 4 महीना क्या होता है? लेकिन याद रखिएगा, ये भी बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है आगे, और भी है क्या इसमें? एक बार देख लेता, अच्छा नहीं खत्म हो गया ये।
एक पॉइंट, एक पेज ये है, ये है, ये है, बस कंप्लीट हो गया। उसके बाद वित्त और कराधान, फाइनेंस एंड टैक्सेशन चलेगा। लाइए इसको कंप्लीट करते हैं। पहले परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखिए इसमें क्या है, चर्चाओं में क्या था सर, ये परिसंपत्ति का पुनर्निर्माण करेगा, मतलब निर्माण था जो पहले फिर उसको निर्माण करेगा। रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन में था जो बना हुआ था उसको भी अब करना है, ऐसा कुछ है। कंपनी है, कंपनी है, याद रखिएगा, अब समझ आएगा आपको। सरफेसी अधिनियम 2002, पिछले चर्चा हुआ था ना, देखिए क्या इसमें। सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत आरबीआई ने, किसने, आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन, किसमें, मास्टर डायरेक्शन भारतीय रिजर्व बैंक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी दिशा निर्देश 2024 जारी की है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, अगर यहाँ पर कुछ संशोधन हुआ है, कुछ नया हुआ है, कुछ पुराना हुआ है, सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। कि यूपीएससी कभी कभी पीछे करने पूछती है, कभी आने वाला चीज़ पूछ लेती है, कभी कभी जो है जो वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहा उसको पूछ लेती है, कुछ भी पूछ लेती है, तो थोड़ा सा तैयार रखिए। सर इतनी बात तो आपने बड़ी बड़ी कह दी, सबसे पहले ये बताइए कि एआरसी है क्या। एआरसी सवाल ये है। अब चर्चा इस पे करते हैं कि एआरसी बेसिकली है क्या, परिभाषा पहले समझिए। एआरसी ऐसे वित्तीय संस्थान हैं, पहली चीज ये क्लियर होना कि ये वित्तीय संस्थान है। एआरसी कैसे संस्थान है, जो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों की, जो बैंक, एक तो बैंक ले लीजिए, और एक अन्य वित्तीय संस्थानों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों, मतलब एनपीएस, जो पीछे चर्चा हुआ है, खूब डिटेल में चर्चा हुआ पीछे वाले लेक्चर में, एनपीएस या दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को खरीद लेती है। अच्छा, एनपीएस को खरीद लेती है और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को भी खरीद लेती है, ताकि उनका बैलेंस शीट क्या हो रहा है, साफ सुथरा रखा जा सके। बात एकदम क्लियर हो गई क्या? फिर से, एआरसी क्या है? एआरसी एक वित्तीय संस्थान है, एक वित्तीय संस्थान है। ये क्या करते हैं? एक वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की, मतलब एक जो बैंक होता है, एक और अन्य वित्तीय संस्थान होता है ना, जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की एनपीएस, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, या ये तो एनपीए हो जाए, या तो दबावग्रस्त परिसंपत्तियां, ये भी एक एनपीए, एक दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को क्या करती है, खरीद लेती है, ताकि उनका बैलेंस शीट क्या रहे, बैलेंस शीट को साफ सुथरा रखा जा सके। ये रहा आपका एआरसी, एआरसी का डेफिनेशन। ठीक है, इसी में थोड़ा सा देखिएगा कि एआरसीज को दबावग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद के अधिकतम 8 वर्षों के भीतर वसूली करना आवश्यक है। कितना? 8 वर्षों के भीतर, अधिकतम, अधिकतम बोल रहे हैं, मिनिमम नहीं, अधिकतम 8 वर्षों के भीतर वसूल करना आवश्यक है। और इन परिसंपत्तियों के बदले जारी सिक्योरिटी रिसीट्स, एसआर को भुनाना आवश्यक है। किसको? सिक्योरिटी रिसीट्स। ये बात एकदम जो है, उम्मीद है कि एआरसी के बारे में क्लियर हो गई। अब सवाल थोड़ा सा उत्पत्ति बारे में, सर उत्पत्ति क्या होता है? पत्ती में ऊ लगा दो, उत्पत्ति हुआ नहीं भाई, इतना ज़्यादा संदर्भित नहीं करना चाहिए, है ना। देखिए उत्पत्ति क्या है इसका, सरफेसी अधिनियम 2002 के अनुसार, किसके अनुसार? 2002 के अनुसार, सरफेसी अधिनियम 2002 के अनुसार एआरसीज को आरबीआई द्वारा पंजीकृत और विनियमित किया जाएगा। आरबीआई द्वारा पंजीकृत, याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय, ये वो दुनिया भर चीज़ें आएंगी ऑप्शन में, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है आरबीआई के द्वारा क्या करना है, पंजीकृत करना हो और विनियमित किया जाएगा। ठीक है, भारत में 2022 तक 29 एआरसीज कार्य कर रही थी। भारत में कितने? 2022 तक 29 एआरसीज। एक चीज क्लियर रखिए। अब यहां से एक पॉइंट तक नरसिंघम समिति क्या है, इसका क्या योगदान है, देखिएगा इसका योगदान। नरसिंघम समिति सेकंड, ये 1998 में गठित हुआ था, ये तो आप पता ही होगा, ने विश्व के अन्य देशों में संचालित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों की तर्ज पर, ठीक है, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों के गठन का सुझाव दिया था। किसे सुझाव दिया था? नरसिंघम समिति सेकंड, 1998। एक चीज ये क्लियर हुई है। अब आता है कि एआरसी का महत्व क्या, क्या मतलब सर इसका क्या जरूरत है।
इसका क्या इंपॉर्टेंस है, समझ लेंगे इसका इंपॉर्टेंस है ये। तो अब आप इंपॉर्टेंस सुनिए, एआरसी का इंपॉर्टेंस क्या है। पहले पॉइंट, बैंकों पर से दबावग्रस्त परिसंपत्ति से निपटने का बोझ कम करना। पहले लाइन से ही ये बात शुरू हुई थी, एआरसी को लाया ही इसलिए गया था। बात क्लियर, इसका काम ही क्या है। तो क्या है कि एआरसीज बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपनी बैलेंस शीट से दबावग्रस्त परिसंपत्ति को हटाकर ऋण देने के अपने मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में क्या करती है, मदद करती है। क्लियर बात। अब आता है परिसंपत्ति और वसूली, ये भी काम करती है। और क्या करती है, व्यवसाय को नया जीवन, एआरसी उधार लेने वाले व्यवसाय को पुनः संचालन में मदद करती हैं। ये रहा कुछ जो है महत्व एआरसी का। एआरसी क्या है, ये रहा महत्व। अब देखिए एआरसी काम कैसे करती है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां एआरसी कैसे काम करती हैं। सर अपने हाथ से काम करेंगे, अच्छा हाथ से काम करेंगे, इसके पास हाथ होता है, फिर कैसे सर करेंगे, आप बताइए कुछ। हम बता रहे हैं, फिर आपको नहीं समझ रहा, हम बता रहे हैं। हम कैसे बताएंगे, देखिए कैसे बताते हैं। परिसंपत्ति अधिग्रहण कर लेता, किसी मतलब ग्रहण कर ले, अधिग्रहण कर ले उसका। ग्रहण मतलब खा जाना, लेकिन अधिग्रहण मतलब ले लेना। एआरसीज बैंकों वित्तीय संस्थानों से वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदती हैं। क्या कहा, एआरसीज बैंकों वित्तीय संस्थानों से वित्तीय परिसंपत्तियां करती हैं, खरीदती हैं। उसके बाद क्या करती हैं, सिक्योरिटीज रिसीट्स। इसमें क्या होता है, डिस्काउंट पर बेचे गए दबावग्रस्त स्ट्रेस्ड ऋणों के लिए एआरसी सिक्योरिटीज रिसीट्स जारी करती हैं, सॉरी, है ना। क्या जारी करती हैं, सिक्योरिटीज रिसीट्स। ये हो गया। अब एक आता है क्या कि प्रबंधन शुल्क। क्या होता है, प्रबंधन शुल्क। इसमें क्या है, एआरसीज दबावग्रस्त ऋण बेचने वाली संस्थाओं से हर साल परिसंपत्ति के मूल्य का 1.5% से 2% तक प्रबंधन शुल्क भी वसूलती है। कितना वसूलती है, 1.5% से 2% तक। ठीक है, ये रहा कुछ इनका जो है प्रबंधन शुल्क, सिक्योरिटी रिसीट्स, परिसंपत्ति अधिग्रहण, ये सब कुछ इनके पॉइंट रहे। क्लियर बात। अब यहाँ पे देखिए कि एआरसी पर आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन 2024 के प्रमुख प्रावधान जो आरबीआई ने एआरसी के लिए बनाए हुए हैं, क्या बनाए हैं इसको देखते हैं। कितना मजेदार चीज़ है ना, जब आप सीखने को मिलता है। कितना इकोनॉमी पढ़ते पढ़ाते क्या होता है, बहुत कुछ आप सीख जाते हैं, और जो सीख जाता है ना बड़ा ही मजेदार चीज़ होती है। देखिए क्या है, नेट ऑन फंड। ये क्या है सर, नेट ऑन फंड, नेट ऑन फंड, NOF ना। प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्गठन का व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी एआरसी के पास निरंतर आधार पर न्यूनतम 300 करोड़ रुपए का NOF होना आवश्यक है। कितना, 300 करोड़। सर बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसके पास नहीं रहेगा, कंपनी है भाई, आदमी थोड़े है वो कि आदमी के पास जेब में 10 रुपये नहीं है। कंपनी पास होता पैसा। एक चीज़ ये। उसके बाद पंजीकरण। पंजीकरण क्या है, प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्गठन का व्यवसाय शुरू करने से पहले एआरसी के पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और आरबीआई से पंजीकरण प्रमाण पत्र COR प्राप्त करना होगा। ठीक है, एक ये। अब आता नेतृत्व अर्हता। नेतृत्व अर्हता, इसमें क्या है समझिएगा। एआरसी के MD या CEO, या पूर्णकालिक निदेशक के लिए 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। कितना, 70 वर्ष। मतलब ये मान चल रहे हैं कि 70 वर्ष तक जो है अच्छा खासा काम करेंगे। उन्हें एक बार में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। 5 वर्ष का फेमस है, 5 वर्ष। एक व्यक्ति लगातार अधिकतम 15 वर्ष तक इन्हीं पदों को धारण कर सकता है। अधिकतम लगातार 15 साल तक, मतलब 3 बार। एआरसीज को इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA को रिपोर्ट करना होगा। किसको रिपोर्ट करना होगा, पूरे स्थान में जाकर के नहीं, कहाँ, IBA। सर ये IBA, ठीक है ना, IBA ध्यान रखिएगा। एआरसी द्वारा पेशेवर सेवाओं में गंभीर अनियमितता वाले CAs, अधिवक्ताओं और मूल्यांकनकर्ताओं का विवरण भारतीय बैंक संघ IBA के डेटाबेस में शामिल करने के लिए सूची सौंपी जाती है। ठीक है, ये रहा कुछ किसके बारे में,
ARC बारे में। इसके कुछ और भी है? अच्छा भैया इसमें और भी है, देखते हैं इसके आगे क्या है। इसके आगे क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेना। देखिए आंतरिक ऑडिट, ये क्या है? आंतरिक ऑडिट। ARCs एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करेगी। क्या करेगी? एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जो परिसंपत्ति अधिग्रहण प्रक्रियाओं और परिसंपत्ति पुनर्गठन उपायों की समय समय पर क्या करेगी? जांच और समीक्षा करेगी। अब आता है कुछ अन्य प्रावधान। अन्य प्रावधान क्या होंगे इसमें, ये भी देख लेते हैं। अन्य प्रावधान में क्या क्या है? ARCs को जमा राशि स्वीकार करने के लिए धन जुटाने से प्रतिबंधित किया गया है। ARCs को जमा राशि स्वीकार करने के लिए, समझ रहे ना, जमा राशि स्वीकार करने के जरिए धन जुटाने पर, मतलब कि ARC जो है जमा राशि नहीं लेगी। पॉइंट याद रखिएगा, ARC के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें अपनी कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों का न्यूनतम 15% मतलब 15% हिस्सा पूंजी पर्याप्तता अनुपात के रूप में बनाए रखना होता है। किस रूप में? पूंजी पर्याप्तता अनुपात। पता होगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, और इसका साथ चर्चा भी हुआ है पीछे। अब पॉइंट कुछ और देख लेते हैं, शायद अब ये जो है कंप्लीट होने वाला है। ARCs विनियमों में RBI द्वारा किए गए अन्य हालिया बदलाव। ARC विनियमों में, अब ARC विनियमों में RBI ने क्या अभी जो है जल्दी में बदलाव किया है? क्या बदलाव किया ये जरा देख लेते हैं। ARC के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत किया गया। ARC की क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस है मजबूत किया गया। इसमें क्या किया गया? RBI ने आदेश दिया है कि बोर्ड की बैठक में, किसमें? बोर्ड की बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष और कम से कम आधे निदेशक, बोर्ड के अध्यक्ष और कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। अच्छा, CIC के सदस्य, इसमें क्या है? CIC सदस्य क्या है? देखिए प्रत्येक ARC को, किसको? प्रत्येक ARC को कम से कम एक ऐसी क्रेडिट सूचना कंपनी, प्रत्येक ARC को कम से कम एक ऐसी क्रेडिट सूचना कंपनी का सदस्य बनाना होगा जिसने RBI से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। जिसने RBI से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है कि क्रेडिट सूचना कंपनी, कौन सी? क्रेडिट सूचना कंपनी, ये CIC क्रेडिट याद रखने का, कंपनी व्यक्तियों और कंपनियों के ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि से संबंधित पब्लिक डेटा, क्रेडिट लेन देन तथा पेमेंट हिस्ट्री एकत्र करती है। क्या करती है? पेमेंट हिस्ट्री एकत्र करती है। क्रेडिट सूचना कंपनी के उदाहरण कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल आ जाए, क्रेडिट सूचना कंपनी कौन कौन सी है? इतना पता नहीं चाहिए। ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, एक कम से कम, ये तो पता नहीं, चलो ठीक है, याद रखेंगे कि ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, कम से कम इतना तो याद रखेंगे। उसके बाद क्या पॉइंट है कि RBI ने सिस्टम पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, किसने? RBI ने ऋणदाताओं और द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनी को क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग प्रत्येक 15 दिन, आधा महीना, 15 दिनों पर या इससे कम समय पर करने का निर्देश दिया है। ठीक है, पहले ऐसी रिपोर्टिंग कैसे की जाती थी? प्रतिमाह की जाती थी। कैसे की जाती थी? प्रतिमाह की जा सकती थी। ठीक है, उसको क्या कहता है? क्रेडिट सूचना कंपनी। क्रेडिट सूचना कंपनी को RBI से लाइसेंस मिलता है। RBI कितना महत्वपूर्ण है ना, जब आप इतने पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो आपको RBI का इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है। मतलब जब से इकोनॉमी शुरू हुआ है तब से ये RBI तो रटे हुए हैं ना, कि कहीं न कहीं RBI अधिनियम आ जा रहा है, या RBI कुछ अपना एक्टिविटी आ जा रही है, कुछ आ जा रहा है। इसलिए RBI के बारे में ढंग से पढ़ लीजिएगा। उन्हें CIC विनियमन अधिनियम 2005 और RBI दिशा निर्देशों के तहत विनियमित किया जाता है। क्लियर बात? ये कुछ पॉइंट रहे। अब क्या शुरू होता है? अब शुरू होता, कंप्लीट कर देना, 34 मिनट हो गया है, कंप्लीट कर ही देते हैं, बचा रहेगा तो बचा रह जाएगा। कि हाउस होल्ड सेविंग्स रेट, इसमें क्या है?
देखिए, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के अनुसार हाउस होल्ड सेविंग्स आने वाले दशकों में अर्थव्यवस्था के लिए शीर्ष रिन्यूएबल ऋणदाता बनी रहेगी। शीर्ष रिन्यूएबल ऋणदाता बनी रहेगी। एक चीज़ है, अब सवाल ये है कि हाउस होल्ड के बारे में देख लीजिए। हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड देखिए कि इसको जो है निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी श्रेणी है हाउस होल्ड की? देखिए, पहले वित्तीय बचत, इसमें कौन से? इसमें करेंसी, जमा राशि, जीवन बीमा निधि आदि शामिल है। निधि मतलब लड़की के नाम नहीं है, जीवन बीमा निधि है, ठीक है ना। पता चला अपने से सोच ले रहे हैं। वित्तीय बचत में गिरावट के कारण बैंकिंग क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में तरलता को बनाए रखने और ऋण जोखिम प्रबंधन के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद पॉइंट क्या है? उसके बाद है कि भौतिक बचत। भौतिक क्या है? इसमें भौतिक परिसंपत्तियों के साथ साथ सोने और चांदी में की गई बचत शामिल है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगा सोने और चांदी, केवल चांदी शामिल है, सोना नहीं शामिल है, तो ये ऐसा स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हाउस होल्ड सेविंग्स रेट के बारे में, रेट दर समझ रहे होंगे। हाउस होल्ड सेविंग रेट को हाउस होल्ड सेविंग्स और सकल घरेलू उत्पाद के बीच के अनुपात को, पॉइंट देख रहे हैं ना, हाउस होल्ड सेविंग रेट किसके किसके? हाउस होल्ड सेविंग्स और सकल घरेलू अनुपात जीडीपी, इसके बीच का क्या है? ये एक रेशियो के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्लियर बात? भारत में हाउस होल्ड सेक्टर आमतौर पर निवेश की तुलना में बचत अधिक करता है। क्या कह रहा है? भारत में हाउस होल्ड सेक्टर आमतौर पर निवेश की तुलना में, हाउस होल्ड जो सेक्टर होता है ये निवेश की तुलना में निवेश नहीं ज़्यादा करता है, क्या करता है? बचत ज़्यादा करता है ना। तथा बचत की गई राशि का उपयोग अपने अन्य क्षेत्रों के आधार पर को क्या करता है? उधार दे देता है, ठीक है, उधार देने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट को जो है आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई PYQ वगैरह इसका दिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है इतना समझ कर रखिए। घरेलू बचत दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब घरेलू बचत दर जो है उसको प्रभावित कौन कौन करेगा? हम करेंगे, जाकर हम लेके चलाएंगे, आरबीआई लेके चलाएंगे। देखिए क्या क्या होता है। आय स्तर क्या होता है? ये वाला पॉइंट। उच्च डिस्पोजल इनकम, प्रयोज्य आय अधिक बचत को क्या करती है? बढ़ावा देती है। क्या? उच्च डिस्पोजल इनकम क्या करती है? अधिक बचत को बढ़ावा देती है। पहले एक पॉइंट ये। उसके बाद क्या है? ब्याज दरें। ब्याज दरें क्या होता है? उच्च ब्याज दरें जमा राशि पर उच्च रिटर्न देकर बचत को क्या करती हैं? प्रोत्साहित करती हैं, ये भी याद रखिए। मुद्रास्फीति क्या होता है? उच्च मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को कम करती है और इस तरह बचत को हतोत्साहित कर देती है। बचत को क्या करती है? हतोत्साहित कर देती है। आर्थिक स्थिरता क्या होता है? अस्थायी नौकरियां सतत बचत को बढ़ावा देती हैं। क्या करती हैं? अस्थायी नौकरियां सतत बचत को करती हैं? बढ़ावा देती हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सामाजिक सुरक्षा कवरेज क्या होता है? बेहतर कल्याणकारी योजनाएं बचत की आवश्यकता को क्या करती हैं? कम करती हैं। सामाजिक सुरक्षा कवरेज, बेहतर कल्याणकारी योजनाएं बचत की आवश्यकता क्या करती हैं? कम करती हैं। ये रहे कुछ पॉइंट आपको जो है कि घरेलू बचत दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, ये रहा। उसके बाद क्या है? अब शुरू होगा वित्त और कराधान। वित्त और कराधान शुरू होगा। आराम से जीएसटी से शुरू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मजे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, 2-3 बार 4 बार पढ़िए, क्यों नहीं होगा। करंट सेम होता है हर जगह का, बस कौन कितने अच्छे से कवर करता है, मैटर ये करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको बढ़ाएंगे आगे।